हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफडीआई इन इंडिया के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं study.commerce007 पर। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो के फ्री पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप सर्च करें स्टडी स्पेस कॉमर्स, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एफडीआई इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। एफडीआई इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ और 2020 में कौन कौन से टॉप इन्वेस्टर्स हैं, रूट क्या क्या है इंडिया में एफडीआई करने का, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई नहीं कर सकते यानी प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। इसके अलावा अगर एफडीआई करनी है तो उसके लिए कैसे परमिशन मिलती है। दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। और इसके अलावा एक एफडीआई की पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं जो कि न्यू एफडीआई पॉलिसी बनाई गई है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। एफडीआई पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एफडीआई और क्लासिफिकेशन ऑफ एफडीआई के बारे में बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एफडीआई इन इंडिया यानी कि ये जो करंट वीडियो है, इसको देखने से पहले आप इस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिसके बारे में मैंने पहले ही इसमें आपको बताया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एफडीआई इन इंडिया के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि बेसिकली एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई कंपनी या इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री में जो कोई बिजनेस होता है वहां पे करता है, तो इसे हम एफडीआई कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यूएसए है, इसने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, तो इसे हम क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। एफडीआई इंडिया में एक मेजर सोर्स माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी अब एफडीआई इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ, तो ये आया था 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। इसके पहले तक इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट था इस पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी टफ था परमिशन लेकर के एफडीआई करना, काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसमें एक नया पॉलिसी लाया गया, तीन नई चीज़ें आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, जिसके बाद एफडीआई इंडिया में अलाउ किया गया। तो एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था फेमा एक्ट के अंतर्गत, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज हम कह सकते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, या आप कह सकते हैं टॉप डेस्टिनेशन है एफडीआई का। पूरे वर्ल्ड में एक टॉप डेस्टिनेशन माना जाता है इंडिया को एफडीआई के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदू की एक रिपोर्ट है जनवरी 2020 की, जहाँ पे बताया गया है कि 2019 में जो टॉप 10 एफडीआई रेसिपिएंट्स थे, यानी टॉप 10 ऐसी कंट्रीज जहाँ पे एफडीआई किया गया था, उसमें से इंडिया एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई किए गए हैं। करीबन 49 बिलियन डॉलर्स तक का एफडीआई इंडिया में किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि टॉप इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं इंडिया में जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडीआई के थ्रू। तो सबसे मेजर, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो किया जाता है सिंगापुर के द्वारा। करीबन 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है सिंगापुर के द्वारा। इसके बाद मॉरिशस है, फिर यूएस है, फिर नीदरलैंड और उसके बाद जापान। ये 5 ऐसे टॉप इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एफडीआई के द्वारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार अगर किसी स्टेट में हुआ है तो वो हुआ है दिल्ली एनसीआर में। अब हम देख लेते हैं, कुछ मेजर सेक्टर्स आपको दिए गए हैं जहां पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें है टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर। इस बार सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा ग्रीन फील्ड एफडीआई रैंकिंग में इंडिया की फर्स्ट रैंक है ग्लोबली। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिया में अगर एफडीआई करना है तो उसके कौन कौन से रूट्स हैं। रूट्स टू एफडीआई, एफडीआई किस तरीके से किया जा सकता है, उसके क्या रूट्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कौन से रूट्स हैं। तो 3 कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट और तीसरा है आपका गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट। पहला ऑटोमेटिक रूट है जिसमें कि गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा गवर्नमेंट रूट है, नाम से ही क्लियर है, गवर्नमेंट है यानी डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर एफडीआई करना है तो। तीसरा है गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट, यानी कि कुछ परसेंटेज तक, यानी कुछ हद तक जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑटोमेटिक रूट तक
किया जा सकता है, रूट से किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट रूट से करना होगा, यानी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। जैसे मान सकते हैं कि ऑटोमेटिक रूट से मान लीजिए 20% तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है किसी सेक्टर में। अब अगर 20% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना है, अबव 20% करना है मान लीजिए, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। इस 3 तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इंडिया में एफडीआई करने के लिए। सबसे पहले यहाँ आपको एक लिस्ट दी हुई है 100% एफडीआई की, कि 100% एफडीआई कैसे किया जा सकता है, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा। तो ये आपको एक लिस्ट दी हुई है जिसमें एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है, एयरपोर्ट है, एसेट्स कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, कोल लिग्नाइट है। इस तरीके से आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 100% एफडीआई पॉसिबल है, इसकी आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑटोमेटिक रूट के द्वारा कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ सिर्फ 49% तक का ही एफडीआई अलाउड है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सिक्योरिटीज मार्केट, इंश्योरेंस में अगर करना है, पेंशन में करना है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करना है या पावर एक्सचेंजेस में करना है, तो ऑटोमेटिक रूट के द्वारा सिर्फ 49% तक का एफडीआई अलाउड है। नेक्स्ट आपको दिया है गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी। इसमें 100% एफडीआई अगर करना है तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है। तो इसमें आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फूड प्रोडक्ट्स है, माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन है, प्रिंट मीडिया है, सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट रूट से अलाउड है इन्वेस्टमेंट, लेकिन कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही है, यानी कि 100% एफडीआई नहीं है, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है तो 20% तक का एफडीआई पॉसिबल है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में 49% तक का एफडीआई है। डिजिटल मीडिया में 26% तक का है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% का है। और इसके अलावा प्रिंट मीडिया, जिसमें स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स आते हैं, इसमें 26% तक का एफडीआई गवर्नमेंट रूट से अलाउड है। तीसरी कैटेगरी हमने देखी थी ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट, यानी कि कुछ हद तक ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट रूट से आना होगा, यानी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। यहाँ आपको जो लिस्ट दी हुई है जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर है, डिफेंस है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है और टेलीकॉम सर्विसेज है। इसमें अगर 49% तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर 49% से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर 74% तक का इन्वेस्टमेंट है तो ये ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है, और अगर 74% से अबव इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि जहां पर इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। जिसमें आपको पहला दिया है लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी। निधि कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लेकर के आया गया है, जिस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मेंबर कंपनी है जहां पे मेंबर्स को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक हैबिट बनाई जाती है कि मेंबर्स सेव करें, और बोरिंग और लेंडिंग मेंबर्स के बीच में होती है। इसके अलावा ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। नेक्स्ट है रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, इन सब में यहाँ पर अलाउड नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। कॉन्सोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी एक है, इसमें सेक्टर्स को डिफाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कितना कितना पॉसिबल है, उसके अनुसार ही ये सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। और सेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है कि कहाँ प्रोहिबिटेड है, जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, या जहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है तो वो कितना कितना किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि परमिशन एफडीआई की किस तरीके से मिलती है। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल में यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप किया जाता है। इसके बाद यहाँ की जो प्रोसेस होती है, पूरा होने के बाद जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, यहाँ पर जो है जाएगा एप्लीकेशन
एफडीआई के लिए। इसके बाद जो डिसीजन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स लेती हैं वो डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनके साथ कंसल्ट करके लेती हैं और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इशू करती हैं। इस तरीके से एफडीआई का परमिशन लिया जा सकता है। यहाँ पे आपको दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में, यानी कि एफआईपीबी। ये क्या है? सबसे पहले एक एजेंसी बनाई गई थी जो गवर्नमेंट रूट से अगर एफडीआई होती थी तो उसको उसकी देख रेख करती थी, यानी कि गवर्नमेंट रूट से कितना एफडीआई होगा, किस तरीके से परमिशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो सारा प्रोसीजर था, ये एफआईपीबी देखती थी। ये अगस्त 1991 में बनाई गई थी, लेकिन 2017-24 मई को इसे हटा दिया गया, इसे एबॉलिश कर दिया गया। हमारे फिनांस मिनिस्टर उस समय लेट मिस्टर अरुण जेटली थे, और एफआईपीबी को हटाकर एक नया पोर्टल बनाया गया जो है एफआईएफपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो एफडीआई किस तरीके से करनी है, ये इसके द्वारा किया जाता है। ये एक पोर्टल है, यहाँ पे एप्लीकेशन की सारी प्रोसीजर होती है। फिर जैसा कि हमने देखा प्रोसेस में परमिशन किस तरीके से मिलती है, उसमें देखा कि फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास जाता है। जब तक एफआईएफपी नहीं था, यानी पहले जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, एफआईपीबी था, जो ये एफआईपीबी था यही देखता था कि अगर गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्टमेंट करना है तो वो किस तरीके से होगा, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, ये सारा इस बोर्ड के अंतर्गत था। लेकिन इसको हटा के जब एफआईएफपी लाया गया तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन होता है तो ये फॉरवर्ड किया जाता है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट पे, यानी जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो सेक्टर होता है उसके पास एप्लीकेशन जाता है। इसके बाद डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट अलाउ करना है, किसे अलाउ करना है। ये सारी चीजें अब इस तरीके से की जाती हैं, जो कि पहले इस तरीके का नहीं था। ये पोर्टल जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। तो पहले क्या था कि डीएफआईपीबी इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट रूट से होता है तो उसकी देखरेख करती थी, उसे देखती थी कि किस तरीके किसको इन्वेस्टमेंट अलाउड करना है। अब इसको चेंज करके एफआईएफपी ले आया गया है। एफआईपीबी को हटा के एफआईएफपी लाने का जो रीजन था वो था ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, और जो क्लियरेंस प्रोसीजर है, जो एफडीआई की क्लियरेंस की प्रोसीजर है, इसको स्पीड अप करने के लिए, इसको और तेज करने के लिए एफआईपीबी को हटा के एफआईएफपी ले आया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू एफडीआई पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एफडीआई की पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ये चेंजेस लाए गए हैं 17 अप्रैल 2020 को। जो चेंजेस है वो ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं एफडीआई की, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर या एक्विजिशन न किया जा सके किसी कंट्री के द्वारा इंडियन कंपनीज का, ड्यू टू करंट पेंडेमिक डिजीज। जो करंट पेंडेमिक डिजीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में इस समय फैली हुई है, उसकी वजह से कोई भी कंट्री इंडिया का अपॉर्चुनिस्टिक यानी अपॉर्चुनिटी देख के कमजोर देखकर इंडियन कंपनीज को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ना कर ले कि गलत तरीके का टेक ओवर या एक्विजिशन ना हो, कि दूसरी कंट्री को उससे फायदा हो और हमारी कंट्री को या हमारी कंपनीज को उसकी वजह से नुकसान हो। तो कोई अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर या एक्विजिशन ना हो, इसलिए 17 अप्रैल 2020 को एफडीआई की पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। प्रेजेंट पोजीशन जो पॉलिसी की है वो ये है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है उन सेक्टर्स को छोड़ के जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर कोई सिटीजन है वो बांग्लादेश का है या फिर पाकिस्तान का है तो उसको अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट से अलाउड है, और वो भी उन सेक्टर्स में जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है। इसके अलावा डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इनमें इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं। ये प्रीवियस सिचुएशन थी जहां पे बांग्लादेश या पाकिस्तान से अगर इन्वेस्टमेंट आना है या इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट से कर सकता है, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और प्रोहिबिटेड सेक्टर्स को छोड़ के। ये पहले की पोजीशन थी, लेकिन जो रिवाइज पोजीशन है, जो नया चेंज लाया गया है, वो ये किया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ऑलरेडी हैं ही, इसके अलावा भी जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, उनको भी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गवर्नमेंट रूट से ही करना होगा। सिमिलरली वैसे ही डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और प्रोहिबिटेड सेक्टर्स को छोड़कर,
यानी कि पहले सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके अंतर्गत आते थे, लेकिन अब वो सारी कंट्रीज जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, अगर उन्हें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गवर्नमेंट रूट से ही करना होगा, और जो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं उन्हें छोड़कर। जो कंट्रीज इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं उनमें बांग्लादेश है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन पहले ही था। अभी चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। यानी वो सारी कंट्रीज जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, अगर उन्हें एफडीआई इंडिया में करना है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में एफडीआई किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी क्या प्रोसेस है और कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। थैंक यू।